डिफरेंशिएबिलिटी ऑल्सो नोन एज डेरिवेबिलिटी। कन्वेंशनली किसी भी चीज का पहले मीनिंग समझाया जाता है, उसके बाद उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। बट हर बार जरूरी नहीं है कि हम कन्वेंशन को फॉलो करें। दो टर्मिनोलॉजीज हैं यहाँ पर, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। मैथमेटिकली उनका एक्सप्रेशन किस तरीके से होता है, एफ डैश ए और इसके ऊपर ये प्लस लिखा हुआ है भाई, दिख नहीं रहा होगा ढंग से बट ये प्लस है। अब ये होता किसके इक्वल है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखिए भाई। फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश a माइनस, ये राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए प्लस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए माइनस। अब इसके दो एक्सप्रेशन हो सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूं। दोनों ही ऑब्वियसली सेम हैं, बट कहीं पे ये लिखा होता है, कहीं पे ये लिखा होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर मैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस लिख रहा हूं, देन इट इज f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। अगर मैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस लिख रहा हूं, ये यहां पर प्लस है, ये यहां पर ये माइनस है। ओके, सो ये प्लस अगर मैं लिख रहा हूं h टेंडिंग टू 0 प्लस, देन इट इज f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h। भाई अगर h टेंडिंग टू 0 माइनस है, मतलब 0 से थोड़ा सा कम, मतलब वो नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव क्वांटिटी को ऐड करना इज सेम एज पॉजिटिव क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना, है कि नहीं भाई, है ना। तो यहां पर जब हम लिख रहे हैं h टेंडिंग टू 0 प्लस, मतलब h क्या हो गया, 0 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्वांटिटी को मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। h पॉजिटिव है तो ये माइनस h मतलब नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर क्या है, h बाय डिफॉल्ट नेगेटिव है। तो दोनों सेम है, आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो वो वाली चीज यूज करो। आई विल बी यूजिंग दिस डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, दैट विल बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a अगर a पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हैं, और अगर इक्वल हैं तो वो फाइनाइट तो हो ही गए। और जब f डैश a प्लस, मतलब ये राइट हैंड डेरिवेटिव और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हैं, तब हम इन दोनों के लिए ये नोटेशन कॉमनली यूज कर देंगे और इसको क्या बोलेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स का डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a। ठीक है भाई, चलिए। तो जो हमने राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है, उसी तरीके से प्रॉपरली एक्सप्रेशन लिखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हो सकता है कि आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट भी करने की कोशिश करें, बट आई सजेस्ट, इनफैक्ट आई इंसिस्ट कि आप इस प्रकार से प्रॉपर एक्सप्रेशन को लिखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है 1 पर? नहीं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आती है 1, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आती है 2। मैथमेटिकली अभी हम इसको निकालते हैं। मैं ये h टेंडिंग टू 0 प्लस वाला एक्सप्रेशन यूज करूंगा भाई। a क्या है यहाँ पर 1 माइनस h माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस h। ये हमने वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लिया, ये वाला। यहां तक के थिंग्स आर सिंपल, इसके आगे भी सिंपल है, बट ये कई बार क्या होता है ना कि ये समझ में नहीं आता है कि इसको लिखें कैसे। तो ध्यान से देखिए, मेहरबान कदरदान। 1 माइनस h, और h क्या है अपना पॉजिटिव, 1 से कम। 1 से कम के लिए कौन सी डेफिनेशन वैलिड है, ये वाली। f ऑफ x इक्वल टू x है, तो f ऑफ 1 माइनस h क्या होगा, 1 माइनस h।
माइनस एफ ऑफ वन। वन पर एफ एक्स की डेफिनेशन ये वाली है, तो x इक्वल टू वन पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वन। नीचे माइनस एच, वन से वन कटा, माइनस एच से माइनस एच कट गया, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई वन। अब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। वन प्लस एच, वन से ज्यादा कौन सा फंक्शन है एफ एक्स के लिए, यहां पर ये वाला, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ वन प्लस एच क्या हो जाएगा, वन प्लस एच का होल स्क्वायर। और एफ ऑफ वन की वैल्यू तो यहां से वन है, ये हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। सो दिस बिकम्स वन से वन कटा, न्यूमरेटर से एच कॉमन निकाल लिया और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दिया, लिमिट लगाएंगे, इसकी वैल्यू आ गई टू। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वन, राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया टू। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या है भाई ये फंक्शन, डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू टू। एफ ऑफ टू माइनस एच क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ टू माइनस एच माइनस टू। एफ ऑफ टू की वैल्यू यहां से शून्य। अब यहां पर टू से टू कट गया, मॉड ऑफ माइनस एच इज एच, क्योंकि एच तो पॉजिटिव है ना भाई, एच से एच कटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई माइनस वन। उसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आप निकालिए, वो प्लस वन आएगी। दे आर नॉट इक्वल, ऑब्वियसली द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू टू। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, जस्टिफाई करने का मतलब ये नहीं होता है कि यार हमने तो कहीं पे पढ़ा था कि ऐसा होता है। जस्टिफाई करने का मतलब होता है क्यों ऐसा होता है। तो अगर वो चीज आपने ढंग से करी है तो आप सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, नहीं करी है तो देख लीजिए भाई। अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं, लेट्स से इसकी वैल्यू जो आ रही है वो t आ रही है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है q। p एंड q आर नॉट इक्वल बट दे आर फाइनाइट। ओके, अब अपने को क्या जस्टिफाई करना है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स, वो x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन। देखो भाई, h टेंडिंग टू जीरो प्लस पर डिनोमिनेटर बन रहा है जीरो और इस लिमिट की वैल्यू आ रही है फाइनाइट। सो दिस लिमिट हैज टू बी ऑफ द फॉर्म जीरो बाय जीरो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैल्यू फाइनाइट आएगी कैसे, नहीं आ सकती ना। तो ये जीरो है, इसको भी जीरो बनना पड़ेगा। अब ये तो कांस्टेंट है, तो इसको लिमिट से हटा देते हैं। अब ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये राइट हैंड लिमिट है भैया। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गई। उसी तरीके से जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, क्योंकि वो भी फाइनाइट है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच विल बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच। वो क्या है, वो लेफ्ट हैंड लिमिट है। तीनों इक्वल आ गए, मतलब फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। ध्यान रखना इस स्टेटमेंट को भाई साहब, मैं लिखवा भी दूंगा बाद में, बट इसको ध्यान रखो और ये लॉजिक को ध्यान रखना भाई।
आगे बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। थोड़ा फोटो वोटो बना लेते हैं। ए बी जो ये कॉर्ड है, या इसको सीकेंड बोल लो, उसका स्लोप क्या होगा भाई? लाइन का स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 ये, y1 ये। अब जरा ध्यान से देखना भाई, अगर मैं इस B पॉइंट को A के क्लोज लेके आऊं, तो जब ये पॉइंट B A के एकदम पास आ जाएगा, इनफाइनाइटली क्लोज, तब ये जो कॉर्ड है वो कॉर्ड होगी कि टेंजेंट बन जाएगी। इमेजिन कर पा रहे हो? आई एम श्योर आपने इमेजिन कर लिया। तो लिमिटिंग केस में जो कॉर्ड है वो बन गई टेंजेंट। ये इस टाइप का एक्सप्रेशन हो गया, है कि नहीं भाई? हमने b को a प्लस एच लिख दिया और लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर दिया, मतलब ये जो पॉइंट b है वो a के एकदम क्लोज आ गया, तो कॉर्ड बन गई टेंजेंट। ये कॉर्ड का स्लोप है, लिमिटिंग केस में कॉर्ड बन गई टेंजेंट, तो ये टेंजेंट का स्लोप है। Derivative at a point gives the slope of tangent to the curve at that point. Relation between tangent and differentiability. पहली चीज, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हैं x इक्वल टू a पर, और इक्वल हैं तो फाइनाइट ऑटोमेटिकली हो गए, तब तो हम ये बोलते हैं कि जो फंक्शन है वो x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल है। और जो इन दोनों की वैल्यू आई है उसको अपन एफ डैश ए से कॉमनली रिप्रेजेंट करते हैं, तो एफ डैश ए क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एफ एक्स पर x इक्वल टू a पॉइंट पर जो टेंजेंट बन रही है उसका स्लोप। अब हम टेंजेंट की इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। टेंजेंट है क्या? एक लाइन है ना। स्लोप हमको पता चल गया। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y1 क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए, क्योंकि हम x इक्वल टू ए की बात कर रहे हैं ना। x इक्वल टू ए पर y की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ ए। सो दिस इज y1, दिस इज x1 एंड दिस इज स्लोप। दूसरी चीज ये इंटरेस्टिंग है कि अगर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, या दोनों माइनस इंफिनिटी को, एक प्लस इंफिनिटी एक माइनस इंफिनिटी, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर दोनों प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं या दोनों ही माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, तब हम ये बोलते हैं कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। हाउएवर देयर विल बी अ वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, मतलब x इक्वल टू कांस्टेंट। और किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं? a कॉमा एफ ए के बारे में। तो अगर लाइन पर x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू a। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रकार के एक्सप्रेशन के बारे में। होता ये सिंपल है, लेकिन पहली बार देखने पर ऐसा लगता है कि ये कोई दूसरी ही लैंग्वेज लिखी हुई है। तो इसका मीनिंग समझते हैं, इस पे क्वेश्चंस देखेंगे, अच्छे से इस पे मास्टरी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी में इस पर। तो समझते हैं भाई इसका मतलब क्या है। एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्स, मैक्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैक्सिमम, जी एक्स कॉमा एच एक्स, एक्स ए से बी तक के। ये कहना ये चाहते हैं कि इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, एफ एक्स
उसके इक्वल हो जाएगा। अगर gx hx से बड़ा है थोड़े से इंटरवल के लिए इसमें, और फिर hx gx से बड़ा है, फिर gx hx से बड़ा है, तो जो भी इन दोनों में ग्रेटर होगा fx विल बी इक्वल टू दैट फंक्शन। बड़े बिजनेसमैन की तरह जिसकी सरकार आई, बिजनेसमैन उसके साथ। अच्छा, जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम हो, मिनिमम भी हो सकता है। fx इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ gx कॉमा hx, दोनों में से जो छोटा है fx उसके इक्वल है। सबसे अच्छा तरीका होता है इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कि हम gx और hx दोनों का ग्राफ बनाएंगे इस इंटरवल में, और देख लेंगे भाई ग्राफ से दिख जाएगा जो ऊपर है मतलब अलोंग y एक्सिस उसकी वैल्यू ज्यादा है, जो अलोंग y एक्सिस नीचे है उसकी वैल्यू कम है। मैक्सिमम हुआ तो ऊपर वाले को एक्सेप्ट करेंगे, मिनिमम हुआ तो नीचे वाले को एक्सेप्ट कर लेंगे। आई एम श्योर कॉन्सेप्चुअली आपको चीजें समझ गई होगी। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, मैं इसका फोटो बनाता हूं, आप लोग टैली कर लीजिए कि आपका सही है कि नहीं है। यहां पर ये दो फंक्शन है, एक कांस्टेंट फंक्शन और एक अपना sin x। अब देखो भाई, मैं फोटो बनाता हूं इसका भी और इसका भी। ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 1/2 कॉमा π/6। ठीक है भाई, अब यहां पर जरा ऑब्जर्व करना कि अपन बात कर रहे हैं x फ्रॉम 0 टू π/2। दोनों का फोटो बना दिया अपन ने, अपने को चाहिए मैक्सिमम। 0 पर देखें तो sin x बड़ा है कि 1/2 बड़ा है? 1/2 बड़ा है। फिर 0 से थोड़ा सा आगे चले, लेट्स से 1 डिग्री, यहां पर कंपेयर करें sin x बड़ा है कि 1/2 बड़ा है? 1/2 बड़ा है। फिर आगे चले 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते जब हम 30 डिग्री तक पहुंचेंगे, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, वहां पर जाके ये दोनों इक्वल होंगे। 30 डिग्री से पहले मतलब 0 से लेकर 30 डिग्री तक के, क्योंकि अपन 0 की बात कर रहे हैं अपनी लोवेस्ट वैल्यू, तो 0 से लेकर 30 डिग्री तक के अगर मैं sin x को कंपेयर करूं 1/2 से, तो 1/2 ज्यादा है। 30 डिग्री पे दोनों इक्वल है। 30 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के sin x बड़ा है। ग्राफ से दिख रहा है? यहां तक के, ये डॉट तक के अगर ऑब्जर्व करो तो ये अपनी ऑरेंज वाली लाइन ऊपर है, विच इज y इक्वल टू 1/2। फिर इस डॉट के आगे देखेंगे तो ये जो ग्राफ है sin x का पिंक कलर से, वो ऊपर चले गया तो वो ज्यादा हो गया। इसका जो ग्राफ है वो है ये, जो ये हमने ग्रीन कलर से बना दिया है। अगर हमको इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत पड़ी तो हम इजीली लिख सकते हैं। डेफिनेशन मतलब ऐसे लिखते हैं ना अपन, पीस वाइज, इंग्लिश वाली नहीं। π/6 पे इक्वल टू यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो। ऑब्वियसली दोनों की वैल्यू सेम है, कहीं पे भी लगाओ कोई फर्क नहीं। अलबत्ता समझ में आया क्या? इसका फोटो बनाइए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, अब हम बात कर रहे हैं मिनिमम की। sin x का ग्राफ बनाएंगे, cos x का ग्राफ बनाएंगे, दोनों ही सिंपल है 0 से 2π तक के। जीरो पर sin x वर्सेस cos x में sin x छोटा है, ये ग्रीन कलर से। ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई? π/4 पर। तो 0 से लेके π/4 तक के इन दोनों में sin x छोटा है, π/4 पे दोनों इक्वल। फिर π/4 से आगे चले तो ऑरेंज वाला ग्राफ इज बिलो ग्रीन वाला ग्राफ। कहां तक ये कहानी चलेगी भाई? 5π/4 पर।
थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू सेम होती है -1/√2। उसके आगे फिर से ये ग्रीन वाला ग्राफ इस ऑरेंज वाले ग्राफ से नीचे है। फोटो बनाना है खाली भैया, तो फोटो बना रहे थे हम। वो जो फोटो बनेगा वो ये पर्पल लाइन वाला है। डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। 0 से π/4 तक के साइन एक्स, π/4 से लेके 5π/4 तक के कॉस एक्स, 5π/4 से लेके 2π तक के साइन एक्स। π/4 पे और 5π/4 पे इक्वलिटी लगानी है, जहां पे आपका मन करे वहां पे लगा लो। भावनाएं समझ में आई क्या? यहां पर क्या हो रहा है कि जब मिनिमम की बात कर रहे हैं इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, जब मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। जिंदगी में जरूरी नहीं है कि आपको दूसरों के साथ compete करना पड़े। कभी कभी जीतने के लिए खुद के साथ भी कंपटीशन करना पड़ता है, और खुद के साथ compete करने वाले को ये वाला फंक्शन कहते हैं। सिंगल फंक्शन होगा, ग्राफ बनाना है और उसको खुद के साथ ही कंपेयर करना है। और ये पार्ट रिलेटिवली थोड़ा सा पिछले वाले पार्ट से टफ होता है, रियल लाइफ में भी होता है। दूसरे के साथ कॉम्पीट करना, दूसरे की गलतियां ढूंढना रिलेटिवली आसान होता है। खुद की बुराई कोई नहीं देखता। मैं जिंदगी भर यही गलती करता रहा, मैं जिंदगी भर यही गलती करता रहा। धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, इसका फोटो बनाते हैं। ये टी को देखकर कंफ्यूज मत होना, इनफैक्ट ये तो अपने फायदे के लिए होता है, ताकि इस एक्स में और इस एक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं आए। तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे मॉड ऑफ t² - 3t+2 का। पहले तो हम एक काम करते हैं, सिंपल सी इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना लेते हैं भाई। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या हैं? 1 और 2। हमें ग्राफ चाहिए 1 से लेकर 3 तक। ये वैल्यू 2 आ जाएगी, 3 सब्स्टिट्यूट करके देख लो यहाँ पर भाई, ये रूट्स 1 और 2 आ गए। मॉड्यूलस लगा हुआ है, मॉड्यूलस का काम क्या है? नेगेटिव को पॉजिटिव करना। तो जो ये पार्ट नीचे है वो पार्ट उचक के चले जाएगा ऊपर। ये जो पॉइंट है, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -b/2 है, -d/4 है, 3/2, -1/4। तो यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? अब हमें इस ग्राफ को खुद के साथ कंपेयर करना है। टी की मिनिमम वैल्यू 1 है, ये रही भाई। टी को अपन बढ़ा रहे हैं, कहां तक के जा रहा है? x तक के। लेट्स से अपन ने x को ले लिया 1.1। तो अब जो ये कंपैरिजन है, दिस इज फ्रॉम 1 to 1.1। टी कहां से कहां तक? 1 से अभी 1.1 तक के। अपन ने x को लिया ना 1.1, x कहां से कहां तक है? 1 से 3 तक के। तो 1 से लेके 1.1 तक के ग्राफ को ऑब्जर्व करो। हमें चाहिए मैक्सिमम। कौन सा ज्यादा है, 1.1 वाला कि 1 वाला? 1.1 वाला। ये देख लो भाई, क्योंकि ये इतने पार्ट में तो इंक्रीजिंग है ना। मैंने 1.1 फिर भी ज्यादा ले लिया, 1.0001 ले लो, तब भी जो इस फंक्शन की वैल्यू 1.0001 पर है वो ज्यादा है कंपेयर टू 1 के। ये t की मिनिमम वैल्यू तो फिक्स हो गई। तो जैसे जैसे यहाँ पर x बढ़ते जाएगा, जो ग्राफ है वो भी बढ़ते जा रहा है। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा, कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है। तो एक्सेप्ट कौन हुआ? ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट को कंपेयर करेंगे जो 1 पर वैल्यू है, कौन ज्यादा है? ये पॉइंट ज्यादा है।
तो ये पॉइंट एक्सेप्टेबल। ये तो चलो ये सिर्फ पॉइंट्स दिख रहे हैं, बट अगर मैं सभी पॉइंट्स लूंगा तो समझ लो हर पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो कंपेयर टू 1 ज्यादा आ रही है। यहां तक के कहानी यही चलेगी। ठीक है भाई, तो ये पूरा तो हो गया एक्सेप्ट। अब अगर मैंने यहां से ज्यादा कोई पॉइंट लिया, ये 3/2 मतलब 1.5, लेट्स से ये 1.6 है, तो अब t हो गया 1 से लेकर 1.6 तक के इस इंटरवल में किसकी वैल्यू ज्यादा है? इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ज्यादा है कि ये पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ज्यादा है? ये पॉइंट के, तो हम ये पॉइंट एक्सेप्ट करेंगे, इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे भाई। उसी तरीके से अगर मैं इधर कोई पॉइंट लेता हूं, यहां तक के कंपैरिजन करूंगा, फिर से इसी पॉइंट की वैल्यू ज्यादा। यहां पर कोई पॉइंट लेता हूं, यहां से लेके यहां तक कंपेयर करूंगा, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ज्यादा। ऐसा कब तक चलता रहेगा? यहां पर भी देख लो भाई, ये वैल्यू ज्यादा, यहां पर ले लूंगा, फिर से ये वैल्यू ज्यादा, फिर किसी एक पॉइंट पर जाकर वैल्यू आएगी 1/4 बिकॉज दिस मैक्सिमम वैल्यू इज 1/4। वो कैसे फाइंड करेंगे भाई? ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लोगे। एक टी की वैल्यू आएगी 3 माइनस रूट 2/2, उसको कर देंगे रिजेक्ट, वो इस साइड होगी, ये 1 से भी छोटी ऑब्वियसली। ये जो पॉइंट है दिस इज 3 प्लस रूट 2/2 कॉमा 1/4। तो यहां तक के ये चीज मैक्सिमम है। दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। फिर यहां पर इस पॉइंट के बाद जैसे आगे बढ़ोगे फिर से वही कहानी, ग्राफ के साथ साथ वैल्यू भी बढ़ते जाएगी। तो इसका ग्राफ कैसा है? ये, फिर ये, फिर ये। अगर इसका फंक्शन लिखना है अपने को, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। बात समझ में आई क्या? अगर समझ में आ गई है, जो कि आई एम श्योर कि आ गई होगी, इसका फोटो बना दीजिए भाई 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, काफी सिंपल है ये। 0 से 2 पाई, टी की वैल्यू 0, उसके आगे लेट से 1 डिग्री लिया, तो यहां पर और इसको कंपेयर करूं, दोनों में मिनिमम कौन है? ये। और आगे गए 2 डिग्री 3 डिग्री जो भी लेना है वो ले लो, बट जब कंपेयर करोगे तो यही मिनिमम आएगी। π/2 तक जाओगे तो π/2 के साथ इसको कंपेयर करोगे, मिनिमम यही। उसके आगे भी जाओगे, मिनिमम यही। यहां तक के जो वैल्यू t इक्वल टू 0 पर आ गई है वो मिनिमम है। तो ग्राफ कैसा बनेगा भाई? कलर दिख नहीं रहा है। और फिर इसके आगे ये तो कितना है 180 डिग्री। अब अगर लेट से 181 डिग्री पे देखी वैल्यू तो वो नेगेटिव होगी। साइन 181 डिग्री की वैल्यू कम है कि साइन 0 की? साइन 181 डिग्री की। सो दिस विल बी लेसर देन दिस, तो ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। और आगे गए, दैट विल बी लेसर। फिर ऐसे चलते गए चलते गए चलते गए, जब अपन यहां पर पहुंचे तो ये आ गई इसकी वैल्यू -1। अब इसके आगे अपन गए तो कंपैरिजन कहां तक होगा भाई? 3π/2 मतलब 270 डिग्री, तो लेट से अपन ने 271 डिग्री लिया, 0 से लेके 271 डिग्री तक के। इस पूरे इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू ये आई है, तो यहां तक तो ग्राफ ऐसे कैसे ही बनेगा। और इसके बाद दिस विल बी कांस्टेंट। समझ में आया? डिफाइन करना है, कर देते हैं। क्लियर? शार्प कॉर्नर,
किंक बोलते हैं इसको। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर और उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, दे मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। पॉइंट इज कि अगर वो इक्वल नहीं है तब ग्राफ में एक शार्प कॉर्नर, किंक, नुकीला, वो होगा पॉइंट x इक्वल टू ए पर। तो यहां से इसका कन्वर्स ये भी समझ सकते हैं, स्मूथ कर्व का मतलब होता है डिफरेंशिएबल। एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूं। y इक्वल टू मॉड x कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1 आती है, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू +1 आती है। ग्राफ भी हमें पता है कैसा होता है। ये देखो 0 पर ये नोक है, किंक, शार्प कॉर्नर, जो बोलना चाहो वो बोल लो। वैसे ही ये एक एग्जांपल कंसीडर करो, y इक्वल टू x रेज टू पावर 2/3। ये भी कंटिन्यूअस है 0 पर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -∞ को अप्रोच करती है, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू +∞ को अप्रोच करती है। ये यहां पर शार्प कॉर्नर। ठीक है भाई। क्या होता है ना, कई बार डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए पूछते हैं किसी पॉइंट पर, तो ग्राफ बना के उसको आइडेंटिफाई करना इजी होता है रादर देन मैथमेटिकली सॉल्व करना। अगर ग्राफ हमको अच्छे से पता हो, जो हमारे नोन फंक्शंस हैं। अगर अननोन फंक्शन है तब तो भाई ऑब्वियसली पहले हम मैथमेटिकली निकालते हैं, तभी तो पता चलेगा कि ग्राफ में उधर शार्प कॉर्नर आएगा कि कर्व आएगा, स्मूथनेस होगी कि नहीं होगी। खैर वो सब ग्राफ ड्राइंग की बातें हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में करेंगे। अभी हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी ओवर एन इंटरवल। कंटिन्यूटी ओवर एन इंटरवल याद है? बिल्कुल याद होना चाहिए, अभी अभी पढ़ा है। दो कैटेगरी बनाई थी हमने वहां पर, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। यहां पर भी वही बात करेंगे। ओपन इंटरवल में अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a to b if it is differentiable at each and every point in a to b। ऑब्वियस सी बात है। क्लोज्ड इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल a to b की बात करें तो पहली बात तो इट शुड बी डिफरेंशिएबल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन ओपन इंटरवल a to b। अब ये जो a है ये लेफ्ट वाला बाउंड्री पॉइंट है, b जो है ये राइट वाला बाउंड्री पॉइंट है। तो हम a पे क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। अगर उसकी वैल्यू फाइनाइट आ गई, वी आर गुड टू गो। फिर b पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि b पर हम राइट हैंड डेरिवेटिव तो कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा उस साइड। तो b पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। अगर वो फाइनाइट आ गई, हो गया अपना काम। देन वी विल से दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन द क्लोज्ड इंटरवल a to b। इसके बाद कंटिन्यूटी में फिर हमने कुछ स्टेटमेंट्स देखे थे, कुछ प्रोबेबल पॉइंट्स के बारे में बात करी थी कि कहां पे कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। वही बात यहां पर भी करेंगे। सिमिलर स्टेटमेंट हमने कंटिन्यूटी में भी लिखा था। ऑल पॉलिनोमियल्स एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। इस बार है एक्सक्लूडिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वहां पर क्या लिखा था, इंक्लूडिंग ITF। सो ऑल पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सक्लूडिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल इन दैट डोमेन। अब कहां कहां पर फंक्शन के नॉन डिफरेंशिएबल होने के चांसेस हैं। शुरू के 3 पॉइंट्स तो वही हैं जो कंटिन्यूटी में थे, एक ये एडेड पॉइंट है। मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूं। पॉइंट्स वेयर डेफिनेशन चेंज। In case of greatest integer of fx and fractional part of fx, points where fx becomes integer. In case of signum fx, points where fx is equal to 0. एक चौथा पॉइंट यहां पर क्या है भाई, in case of mod of fx where fx is 0। जहां पर fx 0 होता है वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, इसलिए हम मॉड्यूलस के बारे में कंटिन्यूटी में बात ही नहीं करते हैं, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जाम्पल देख लो, 0 पर कंटिन्यूअस है बट 0 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो हमें वो पॉइंट्स भी कंसीडर करने हैं डिफरेंशिएबिलिटी में जहां पर fx 0 हो रहा है इन केस ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ये आपकी इच्छा है
कि ग्राफ बना के सॉल्व करना है कि मैथमेटिकली सॉल्व करना है। पहले तो आइडेंटिफाई करना कि कहाँ कहाँ पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। जैसे कंटिन्यूटी में बोला था ना, हमारी सस्पेक्ट वाली लिस्ट, वैसे ही यहाँ पे सस्पेक्ट वाली लिस्ट बनाइए और फिर चेक करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, पहले तो हम सस्पेक्ट लिस्ट के बारे में बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। मैं इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली सॉल्व करूंगा। आप चाहो, इनफैक्ट यू शुड ट्राई कि ग्राफ से भी सॉल्व करो। तो सस्पेक्ट वाली लिस्ट में पॉइंट्स हो गए -1, 0, 1, ये 3 पॉइंट्स बिकॉज ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1/2 बिकॉज ऑफ दिस मॉड्यूलस फंक्शन। क्योंकि -1 लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट है, हम यहां पर सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। देखो ये फंक्शन जो है ना, मॉड्यूलस फंक्शन, ये डिफरेंशिएबल है, एक्सेप्ट 1/2 के इसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चाहो तो जब हम डेफिनेशन लिख रहे हैं मैथमेटिकली, इस चीज को स्किप कर सकते हो। अभी मैं प्रॉपरली लिख के बताऊंगा, बट एग्जाम टाइम पर अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, जो कि हो जाएंगे ऑब्वियसली अगर हर एक एक बात को ढंग से सुनोगे, ढंग से समझोगे, तो ये छोटी छोटी चीजें जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। -1 पे हम कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। -1 प्लस h, -1 से थोड़ा सा ज्यादा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -1। ये यहाँ पर मॉड के अंदर क्या है, h -3/2 विच इज ऑब्वियसली नेगेटिव, तो मॉड ओपन होगा विद अ माइनस साइन। ये वैल्यू आ गई फाइनाइट, hence this function is differentiable at x equal to -1। अब 0 पर देखो भाई, यहां पर इस मॉड्यूलस के केस में कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, तो अगर ये 0 पर डिसकंटिन्यूअस है तो ये ऑब्वियसली नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। मैं ये स्टेटमेंट लिखवा दूंगा आपको, बट जो हमारे पहले वाले लेक्चर में हमने जिस तरीके से ये चीज प्रूव करी थी कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट हैं, इवन इफ दे आर नॉट इक्वल, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो उसी चीज से आप ये बात समझो कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसके केस में अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, ये डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल आने वाला है बिकॉज इट इज डिसकंटिन्यूअस। फिर भी अपन कर लेते हैं भाई जरा फटफट। एज आई सेड, आई एम ओनली कंसिडरिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मॉड्यूलस को मैंने अभी साइड में रख दिया भाई। अब यहां पर देखो, h टेंडिंग टू 0 प्लस है, तो -h नेगेटिव हो गया, 0 से थोड़ा सा कम, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हुआ, -1। ये -1, ये 0, ये वैल्यू क्या है, ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट आया क्या, नहीं आया, हैंस दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। सिमिलरली x इक्वल टू 1 पर, क्योंकि 1 राइट हैंड बाउंड्री पॉइंट है, यू विल बी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ओनली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फिर से 1 पर, बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन विल कम आउट टू बी नॉन डिफरेंशिएबल। 1/2 पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 पे नाटक कौन कर रहा है, ये कर रहा है।
अब 1/2 माइनस एच 1/2 से थोड़ा सा कम, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 ही होगा। 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ, माइनस एच विद इन मॉड्यूलस है, नेगेटिव है, तो मॉड ओपन होगा विद माइनस साइन, माइनस माइनस बन गया प्लस, इसकी वैल्यू 0, ये 0। इसी तरीके से आप 1/2 पर राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे तो वो +1 आ जाएगी। यू कैन विजुअलाइज, यहाँ पर बीच में प्लस आएगा तो 1/2 प्लस थोड़ा सा पॉजिटिव, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 रहेगा। यहाँ पर बीच में प्लस साइन आएगा तो मॉड ऑफ प्लस एच विल बी प्लस एच, ऊपर एच ही रहेगा। ये दोनों चीजें तो एज इट इज 0 हो जाएगी। डिनोमिनेटर में राइट हैंड डेरिवेटिव के टाइम पर प्लस एच आएगा तो एच अपॉन एच विल बिकम +1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट तो हैं बट वो इक्वल नहीं है। सो इन टोटलिटी in this case this function is not differentiable at x equal to 0, x equal to 1/2 and x equal to 1। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, तो क्या कमेंट करना चाहोगे डिफरेंशिएबिलिटी पे? दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट -1, 0 एंड 1। इसका ग्राफ बनाएंगे, इजीली बन जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में यही चीजें कवर करी है और ये वाली थ्योरी यूज करके हम देख लेंगे कि फंक्शन कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल है। तो मॉड एक्स का और 2 - x² का ग्राफ बनाते हैं फटफट। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजीली मिल जाएगा। y इक्वल टू x और y इक्वल टू 2 - x² को सॉल्व किया तो ये 1, 1, y इक्वल टू -x और 2 - x² को सॉल्व किया तो ये पॉइंट मिल जाएगा। ये सिमेट्री से भी समझ में आ जाता है। हमें चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम वाले ग्राफ को अपन हाईलाइट कर देते हैं भाई। ये ओके। अब जहां जहां पर शार्प कॉर्नर्स हैं वहां पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल, एक तो यहां पर, एक तो यहां पर और एक तो यहां पर। डिफाइन भी कर सकते हैं, डिफाइन करने के बाद मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हैं। आपकी इच्छा है तो वैसे भी चेक करके देखो। ओके, -1 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, +1 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है। वो हमारी सस्पेक्ट वाली लिस्ट में आ गए और ये मॉड ऑफ x 0 होगा x इक्वल टू 0 पर, तो वो भी हमारी सस्पेक्ट वाली लिस्ट में आ गए। रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होगा। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं अपने पहले लेक्चर में, एक बार रिवाइज करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर फाइनाइट हैं लेकिन वो इक्वल नहीं है, तब उस पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा बट इट विल बी कंटिन्यूअस। और इसका जैसे प्रूव किया था हमने उसी तरीके से ये पहले वाले स्टेटमेंट का प्रूफ भी बहुत ही इजीली आ जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव या दोनों फाइनाइट नहीं है, मतलब आइदर दे आर इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड, तब तो उस पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा बट वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसे केस में आपको कंटिन्यूटी सेपरेटली चेक करनी पड़ेगी। भाई यहां पर तो फायदा क्या है कि पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि कंटिन्यूटी भी चेक करनी है और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है तो हम हमेशा डिफरेंशिएबिलिटी पहले चेक करेंगे, क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ
या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट आ जाते हैं, भले ही अलग अलग हैं, तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी का आइडिया लग जाएगा। साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है। इस वाले केस में हम कुछ भी नहीं बोल सकते, कंटिन्यूस हो भी सकता है, कंटिन्यूस नहीं भी हो सकता है, तो उसको सेपरेटली चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे। अगर वो फाइनाइट आ गई तो डायरेक्टली हम बोल देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस भी है। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं पहले। एफ ऑफ 0 प्लस एच, यहां से क्या बन गया, h इंटू साइन 1/h। एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, ये h से h कटा। अब h टेंडिंग टू 0 प्लस पर ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। हमें ये पता है कि साइन के अंदर एंगल कुछ भी हो जाए वैल्यू -1 से 1 होगी, बट इस केस में यू कैन नॉट टेल द प्रिसाइज वैल्यू। तो यहां से ये तो समझ में आ गया कि राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी के बारे में हम कुछ भी कमेंट अभी नहीं कर सकते, तो कंटिन्यूटी को सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, अब x टेंडिंग टू 0 माइनस पर ये अंदर की क्वांटिटी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, साइन के अंदर एंगल माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो वैल्यू -1 से 1 होगी। प्रिसाइसली हम बता नहीं सकते, बट यहां पर ये 0 है, तो 0 इंटू एनीथिंग फाइनाइट इज 0। उसी तरीके से राइट हैंड लिमिट भी 0 आ जाएगी और फंक्शन की वैल्यू भी 0 दे रखी है 0 पर। सो दिस फंक्शन is not differentiable at x equal to 0, but it is continuous. Clear? फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी याद है? वैसे ही यहां पर भी है फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। अगर f एंड g दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट x इक्वल टू a, तो उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवीजन भी डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू a पर। डिवीजन के केस में यह बात ध्यान रखना कि भाई डिनोमिनेटर में 0 नहीं बने, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। सेकंड स्टेटमेंट भी वैसा ही है जैसा कंटिन्यूटी में था। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और दूसरा डिफरेंशिएबल नहीं है, तब उनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल। मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब तीसरा थ्योरम यह है कि अगर दोनों ही फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गए, तब हम किसी के भी बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ना एडिशन के बारे में, ना सब्ट्रैक्शन के बारे में, ना मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ना डिवीजन के बारे में। उस केस में हमको प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा। ओके, तो फिर भाई फटफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है इसका? 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। कौन कौन से, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारी सस्पेक्ट वाली लिस्ट है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के केस में मॉड ऑफ एफ एक्स can be non-differentiable at the points where fx is becoming 0। तो ये एक मॉड्यूलस फंक्शन है, ये कब 0 बन रहा है? -1/2 पर। ये एक मॉड्यूलस फंक्शन है, ये कब 0 बन रहा है? -2 पर। इसके फैक्टर्स क्या होंगे? x + 2 इंटू x - 1। तो वो 0 कब बनेगा? x इक्वल टू -2 पर, वो ऑलरेडी लिख दिया है, x इक्वल टू 1 पर। अब कुछ चीजें हम डायरेक्टली करेंगे जो हम कर सकते हैं, जैसे कि एट x इक्वल टू -1/2
इसको मैं फर्स्ट फंक्शन बोलता हूँ, इसको मैं सेकंड फंक्शन बोलता हूँ, इसको मैं थर्ड फंक्शन बोलता हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन 0 हो रहा है -1/2 पर, और इस केस में आप राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे तो +2 आएगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे तो -2 आएगी एट द पॉइंट -1/2। वो आप इजीली निकाल सकते हो, ग्राफ बना के भी चेक कर सकते हो। पॉइंट इज कि एट x इक्वल टू -1/2 ये जो है पहला वाला फंक्शन, ये नॉन डिफरेंशिएबल है। ये जो दूसरा वाला फंक्शन है ये तो डिफरेंशिएबल है, माइनस है ना, और ये जो तीसरा वाला फंक्शन है ये भी डिफरेंशिएबल है। तो हमें ये पता है कि अगर किसी पॉइंट पर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, तब उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल आता है। तो यहां पर इसका रिजल्ट आएगा नॉन डिफरेंशिएबल। देखो, ऐसा नहीं है कि हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते डेफिनेशन लिखकर, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बट ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आएंगे। नाउ इट्स अप टू यू कि क्या अपने कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग कर कर टाइम सेव करना है कि नहीं करना है। आई एम श्योर कि आपको पता है क्या करना है, टाइम सेव करना है। तो ये चीजें अपने को समझनी है। अब देखो भाई, -2 पर ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है। तो -2 पर ये डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो दो फंक्शन ऐसे हो गए जो नॉन डिफरेंशिएबल है। अगर किसी पॉइंट पर f और g दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं तो उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बारे में हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। तो -2 पर तो हमको प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा। करते हैं, पहले x इक्वल टू 1 की बात करेंगे। x इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल और ये नॉन डिफरेंशिएबल। तो एक फंक्शन ऐसा है जो कि नॉन डिफरेंशिएबल है, दो फंक्शन ऐसे हैं जो कि डिफरेंशिएबल हैं। तो डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल तो डिफरेंशिएबल हो गया, डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल इज नॉन डिफरेंशिएबल। सो वी कैन से दैट एट x इक्वल टू 1 fx इज नॉन डिफरेंशिएबल। ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। आंसर भी दो ही पॉइंट्स हैं, इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू -2 पर तो ये डिफरेंशिएबल है। पर ये तो आंसर लिखने के बाद पता चला ना। अब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, बिकॉज एट x इक्वल टू -2 वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। दो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल बन रहे हैं, तब हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। तो भाई इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब देखो यहां पर एक और चीज है, थोड़ा सा टाइम सेव कर सकते हो। ये जो फंक्शन है x इक्वल टू -2 पर ये डिफरेंशिएबल है, तो इसको नहीं लिखते हैं डेफिनेशन में, भगा इसको, इससे तो क्या ही फर्क पड़ना है। अभी हम जो फंक्शन है उसको hx बोल देते हैं। x की जगह -2 -h, ये +2 तो है ही। इसके फैक्टर्स क्या हैं, x +2 इंटू x -1। तो मैं x की जगह ये लिखूंगा, तो x +2 मतलब ये इंटू x -1 माइनस f ऑफ -2। -2 पे ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है। अब ये -2 से +2 कैंसिल, मॉड ऑफ -h, और h खुद क्या है, पॉजिटिव। तो मॉड हटेगा, एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आएगा, इवेंचुअली h बचेगा यहाँ पर, प्लस -h इंटू ये क्या बन रहा है, -h -3। सो -h इंटू दिस इज h² + 3h, और वो पॉजिटिव है तो मॉड हटा दिया हमने, होल डिवाइडेड बाय -h। -3h से +3h कैंसिल हुआ, h² बाय -h इज -h, h टेंडिंग टू 0 प्लस पर ये वैल्यू आ गई 0। तो भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आ गया 0।
राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं फटफट। अब डायरेक्टली x की जगह में -2 प्लस h सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, है ना। अब तो आदत पड़ गई ना भाई ऐसे जीने की। f of -2 is 0। यहां पर देखना भाई मॉड के अंदर क्या बन रहा है, इधर तो h है और इधर है h-3। अब यहां ध्यान दीजिएगा भाई, गलती हो सकती है। h पॉजिटिव है 0 से थोड़ा सा ज्यादा, बट 3 से तो छोटा है, सो दिस थिंग इज नेगेटिव। तो मॉड हटेगा तो एक माइनस और आएगा, या तो ऐसा कर लो कि इसको 3 माइनस h लिख दो। तो ये ध्यान दीजिएगा भाई, यहां पर गलती हो सकती है। ये लिमिट की वैल्यू भी आ गई 0। दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -2। फास्टेस्ट वे टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। क्या है भाई ये तरीका, समझते हैं। अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो हम ये तरीका यूज नहीं कर सकते। तो अगर किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है। मतलब पहले तो x इक्वल टू a पर fx कंटिन्यूअस होना चाहिए, और फिर x इक्वल टू a पर f डैश x जो कि fx का डेरिवेटिव है वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें तो दो दो चीजें करनी है, तो फिर ये रिलेटिवली छोटा मेथड कैसे हुआ। भाई कंटिन्यूटी चेक करना कंपेयर टू डिफरेंशिएबिलिटी के आसान है ना, इट्स रिलेटिवली फास्ट, सो दिस इज द फास्टेस्ट मेथड। और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं हुआ तो वो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता, टेंशन ही खत्म। एक ऐसा सिंपल सा सस्ता सा एग्जांपल ले लिया है भाई, fx इक्वल टू मॉड x। हमें ये पता है कि मॉड x जो है वो x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होता है, बट वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू +1 आती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1 आती है। ये चीज अब हम इस मेथड से करते हैं। तो भाई x इक्वल टू 0 पर ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, ओके चेक। अब अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन निकाला तो x का डिफरेंशिएशन 1 और -x का डिफरेंशिएशन -1। यहाँ पर इक्वल टू मत लगा देना भाई, यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ है। यहाँ पर अगर आपने इक्वल टू लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि आप मान के चल रहे हो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। हम तो फाइंड कर रहे हैं ना अभी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो अभी इक्वल टू मत लगाना, अगर डिफरेंशिएबल हो जाए तब इक्वल टू लगा लेना, तब तो दोनों ही इक्वल होंगे। खैर इस केस में नहीं है, दिख रहा है, और इसका आंसर तो हमको ऑलरेडी पता था, बट मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, और भावनाओं को समझिए। तो इक्वल टू तब तक मत लगाना जब तक ये एंश्योर नहीं हो जाए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब ये दिख रहा है आपको कि भाई x ग्रेटर देन 0 पर ये 1 है और x लेस देन 0 पर -1 है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब fx जो है वो x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ये बात तो हमको ऑलरेडी पता थी, हमने वेरीफाई कर ली, खटखटा खटखट। तो अब इस तरीके को यूज करके, या जो अपनी ओरिजिनल डेफिनेशन है वो यूज करके, जैसी आपकी श्रद्धा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है, C बिलोंग्स टू R एंड A प्लस B इज कमिंग आउट टू बी 0। ये जो JEE मेन में क्वेश्चन आया है उसमें ऑप्शंस थे, उसमें एक ऑप्शन ऐसा था A इक्वल टू 0 B इक्वल टू 0। वो करेक्ट आंसर था, क्योंकि उस केस में भी A प्लस बी इक्वल टू 0 हो रहा है, और बाकी के जो 3 ऑप्शंस थे उसमें कहीं पर भी A प्लस बी इक्वल टू 0 नहीं हो रहा था। अब जिनका ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करूंगा हमारे फास्टेस्ट मेथड से। ओके चलिए भाई, तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। मतलब मैं मॉड हटा दूंगा। अब देखो भाई, साइन एक्स जो है ना वो 0 से थोड़े से ज्यादा के लिए पॉजिटिव होता है, बट एकदम ऐसा नहीं लिख सकता कि ग्रेटर देन 0 के लिए ये पॉजिटिव है साइन एक्स, क्योंकि अगर वैल्यू पाई से ज्यादा हुई तो मामला बिगड़ जाएगा। तो हम
काम करते हैं, इसको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव है, मैंने मॉड्यूलस हटा दिया, और एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ये मॉड्यूलस भी हट जाएगा, ये मॉड्यूलस भी हट जाएगा, और मैं एक्स ले रहा हूँ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि मुझे तो 0 से थोड़े से ज्यादा वैल्यूज के लिए चेक करना है ना। फिर भी हमने इतना बड़ा इंटरवल ले लिया है। कंप्लीटली एक्स ग्रेटर देन 0 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, भावना समझ रहे हो ना, क्योंकि अगर मैंने एक्स ग्रेटर देन 0 लिख दिया तब मैं मॉड्यूलस नहीं हटा सकता। जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट आएगा मामला बिगड़ जाएगा भाई, समझ रहे हो ना। आई एम श्योर समझ गए होगे, होशियार बच्चे हो। फिर एक्स लेसर देन 0 वो अपन रखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये साइन एक्स नेगेटिव होगा, दिस विल ओपन विद अ माइनस साइन। अब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस होना चाहिए, और इसका डेरिवेटिव भी x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस होना चाहिए। तो 0 पर अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूं, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये चीज 0 हो गई। e रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये आ गया इधर b, c इंटू 0 वो भी 0 हो गया। और इसको मुझे इक्वल टू करना है LHL के एट x इक्वल टू 0, तो 0 पर ये 0, ये भी 0, ये e रेज टू पावर 0 विल बी 1, तो ये आ गया b। खैर b इक्वल टू b तो होता है, तो ये फंक्शन तो 0 पर कंटिन्यूस बाय डिफॉल्ट है। अब इनका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होना चाहिए, तो a साइन एक्स का डिफरेंशिएशन a cos x, b इंटू ई रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन b इंटू ई की पावर x, c एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3c एक्स स्क्वायर। इस केस में x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है भाई, cos 0 1, e रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये बन गया b, ये चीज बन गई 0। और LHL, अब इन दोनों को इक्वेट किया तो यहां से आ गया a प्लस बी इक्वल टू 0, और c पर तो चीजें डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो c विल बी अ रियल नंबर। अब कौन से ऐसे वो एरियाज हैं जहां पर ये अपना जो मेथड है, जो कि ऑफिशियल नहीं है लेकिन काम का है, वो फेल कर जाता है। ऑसिलेटरी फंक्शंस, याद है यहां पर एल हॉपिटल भी फेल कर गया था। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो दोनों ही तरीके से। पहले तो इसको सॉल्व करो अपने ऑफिशियल मेथड से, जो कि ऑब्वियसली सही होगा, उससे आंसर देखो। और फिर ये जो अपना नॉन ऑफिशियल मेथड है उससे देखो, करिए इसको ट्राई 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, तो ऑफिशियल मेथड से जो इसका करेक्ट आंसर है डिफरेंशिएबल, पहले हम ऑफिशियल तरीके से निकालते हैं और फिर अपना ये नॉन ऑफिशियल मेथड भी वेरीफाई करेंगे भाई। तो 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव, f ऑफ 0 प्लस h बन जाएगा माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू 0 दे रखी है अपॉन h से ये h कैंसिल, साइन 1 बाय h व्हेन h इज टेंडिंग टू 0 प्लस दिस वैल्यू विल बी फ्रॉम -1 टू 1, हमें नहीं पता क्या होगी बट -1 से 1 होगी, बोथ इंक्लूडेड। h क्या है 0, 0 इंटू समथिंग फाइनाइट इज 0। सेम वैल्यू अपनी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की भी आ जाएगी, सो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अब अगर हम अपने आज वाले मेथड से देखें तो भाई ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस तो है, इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं भाई। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इसमें लगेगा चेन रूल, 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन इनटू, तो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया,
यहाँ पर आ गया माइनस कॉस 1/x और इधर है 2x साइन 1/x। अब देखो भाई, ऐसा है कि अगर मैं जीरो पर लिमिट चेक करने की बात करूं यहाँ पर, तो ये चीज तो जीरो बन जाएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी हम बता ही नहीं सकते। इट विल बी समवेयर फ्रॉम -1 to 1, बट क्या? तो यहाँ पर इस फंक्शन के हिसाब से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, और क्योंकि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, दिस फंक्शन एफ डैश एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस। इसका मतलब एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, जबकि करेक्ट आंसर क्या है? डिफरेंशिएबल। तो ये याद रखिएगा कि ये जो मेथड हमने आज पढ़ा है, एक तो पहली बात तो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, और ऑसिलेटरी फंक्शंस पे ये फेल कर जाता है भाई। बाकी हर जगह पे बिंदास लगाओ और फटफट आंसर लाओ। देखो, ये बात तो हमको ऑलरेडी पता है, किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर राइट हैंड डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन ये है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन ये है। अगर x इक्वल टू a पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ जाते हैं, इक्वल है मतलब फाइनाइट भी हैं, तब हम एक कॉमन एक्सप्रेशन इन दोनों के लिए ये लिख देते हैं, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। एच टेंडिंग टू जीरो प्लस पर ये राइट हैंड डेरिवेटिव बन जाएगा, एच टेंडिंग टू जीरो माइनस पर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बन जाएगा। आई एम श्योर आप लोगों को ये भी याद होगा कि किस तरीके से हमने डिफरेंशिएबिलिटी को टेंजेंट के स्लोप के साथ रिलेट किया था। फिर से उसके बारे में बात करते हैं। ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, और इस पे हमने दो पॉइंट्स ले लिए a और b। a के कोऑर्डिनेट्स a प्लस अल्फा कॉमा एफ ऑफ a प्लस अल्फा, b के कोऑर्डिनेट्स a प्लस बीटा कॉमा एफ ऑफ a प्लस बीटा। अब अगर मैं इस कॉर्ड का स्लोप निकालूं, सो व्हाट इट विल बी? कॉर्ड का स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो f ऑफ a प्लस बीटा माइनस f ऑफ a प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय a प्लस बीटा माइनस a प्लस अल्फा। a से a कट जाएगा तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब जब ये दो पॉइंट्स a और b एकदम क्लोज आ जाएंगे, इनफाइनाइटली क्लोज, then this chord or secant will become tangent. तो let's say कि alpha and beta approaches to zero, तो a plus beta will be approaching to a plus alpha will be approaching to a, और अगर ये दोनों चीजें a को अप्रोच कर रही है तो जो अपनी कॉर्ड थी वो बन गई टेंजेंट, एंड दिस एक्सप्रेशन विल बी स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, जिसको हम एफ डैश ए से रिप्रेजेंट करते हैं। काम की बात क्या है? अल्फा और बीटा किसको अप्रोच कर रहे हैं? जीरो को। तो जरूरी नहीं है कि अल्फा और बीटा लिखा हो, कोई कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन भी हो सकता है। जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, बीटा की जगह हमने जी टी लिख दिया, अल्फा की जगह हमने एच ऑफ टी लिख दिया, एंड द कंडीशन इज कि जी टी और एच टी ये दोनों जीरो को अप्रोच करने चाहिए, क्योंकि ये दोनों फंक्शन ऑफ टी हैं। लेट्स से टी किसी पॉइंट के को अप्रोच कर रहा है, मतलब भावनाएं समझ रहे हो ना? ये चीज जीरो को अप्रोच कर रही है, ये चीज जीरो को अप्रोच कर रही है। कब? जब टी जो है के को अप्रोच कर रहा है। के कैन बी एनी नंबर। दिस थिंग इज अप्रोचिंग टू ए, दिस थिंग इज अप्रोचिंग टू ए, यही एक्सप्रेशन बन गया। तो ये किसके इक्वल होगा भाई? एफ डैश ए के। जो यहां पर एफ के अंदर है उसका डिफरेंस नीचे लिखा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं हुआ, क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करते हैं? डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। आसान सी बात है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? 5। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। देखो, मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। क्यों नहीं है?
अगर किसी को ये एक्सप्रेशन नहीं भी पता है, दिस क्वेश्चन कैन बी इजीली सॉल्व्ड बाय एल हॉपिटल रूल। ये अलग बात है कि हम जनरल एक्सप्रेशन से ही सॉल्व करेंगे, बट मेरे सॉल्व करने के बाद आप एक बार इसको एल हॉपिटल से भी ट्राई करना। एच टेंडिंग टू 0 पर ये 3 है, ये भी 3 को अप्रोच कर रहा है। सो लेट्स डू सम अरेंजमेंट्स। 2 को लिखता हूं मैं 3 - 1, और जो यहां पर फंक्शन के अंदर है उनका डिफरेंस मैं डिनोमिनेटर में क्रिएट करूंगा, दिस माइनस दिस। तो ये चीज क्या बन रही है, 3 - 3, वो तो कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। सो दिस इज 1 - cos h। डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा भाई साहब, और ये एच स्क्वायर ऑलरेडी है। अब ये जो चीज है, ये एक्सप्रेशन तो बन गया भाई f-3, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी की वजह से। ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू आई एम श्योर आपको याद होगी, नहीं भी याद है इजीली कैलकुलेट कर सकते हो एल हॉपिटल से, सीरीज से। 1 - cos h को 2 sin स्क्वायर h/2, वैसे जैसे भी आपकी इच्छा हो वैल्यू आती है इसकी 1/2, ये 10 × 1/2 बोले तो 5। ये आंसर आ गया एकदम फटाफट। एल हॉपिटल से भी एक बार ट्राई कर लो। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है 3। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है दे आर फ्री, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए भाई। इन दोनों क्वांटिटीज का डिफरेंस मैं यहां पर डिनोमिनेटर में क्रिएट करूंगा, तो 2h + 2 + h² - 2, दैट विल बी 2h + h², और यहां पर क्या है, इन दोनों का डिफरेंस h - h²। अब यहां पर ये चीज डिवाइड करी है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा यहां पर भी। अब बाय जनरल एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ये जो चीज यहां पर न्यूमरेटर में है, दिस इज f-2, दिस थिंग इज f-1, और यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से h कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया। लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ये कितना दिया हुआ है 6, ये कितना दिया हुआ है 4, तो आंसर हो गया 6/4 × 2 बोले तो 3। फाइंडिंग फंक्शन, फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करना। 2 मेथड देखेंगे हम आज, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन वाला मेथड और दूसरा पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हेल्पफुल बहुत है, थोड़ा बेसिक आइडिया होगा आप लोगों को, नहीं भी है तो मैं बता दूंगा आज। ये थोड़ा सा आसान है और फास्टर मेथड है कंपेयर टू मेथड 1। खैर हम दोनों ही पढ़ेंगे। पहले ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूं। वैसे ये जो प्रॉपर्टी है इसको देखकर आप समझ सकते हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात हो रही है, बट अब मैं इसको प्रॉपरली डिराइव करके बताता हूं। तो जो हमारा पहला मेथड है, बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, f' a क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a + h - fa/h)। अब मैं a की जगह x लिख देता हूं, ठीक है भाई। अब यहां पर ये जो x लिखा है ना, मैं इसको x + 0 लिखूंगा। समझ लो क्यों, क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दे रखा है वहां पर ये x + y टाइप की सिचुएशन है। तो यहाँ पर ये तो अपना x हो गया, ये हो गया y। यहाँ पर x की जगह x है और y की जगह क्या आ गया 0।
इस डेफिनेशन के हिसाब से दिस विल बी एफ एक्स इंटू एफ एच, दिस विल बी एफ एक्स इंटू एफ ऑफ जीरो। अब न्यूमरेटर से एफ एक्स कॉमन निकलेगा और ये लिमिट के बाहर चले जाएगा। क्यों? क्योंकि लिमिट लगी है h पर, h एंड x आर independent. So what we are getting here is by limit h tending to 0 f of a plus h minus f a upon h, ये होता है f dash a। यहां पर a की जगह क्या है? 0। So this thing is f dash 0। f dash 0 की वैल्यू क्या दे रखी है भाई? 3। So what we are getting here is f dash x is equal to 3 times fx। अब फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो भाई देखो ऐसा है, f dash x का एक नोटेशन होता है dy by dx और fx को लिख सकता हूं मैं y। अब अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो 1 बाय y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y विल बी ln y। 3 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज 3x प्लस c। ये c को भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। y इक्वल टू क्या हो गया? अब इसको देखो हम इस तरीके से लिख सकते हैं लॉ ऑफ इंडाइसेस से, c इज कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, e भी कांस्टेंट नंबर है, तो मैं e रेज टू पावर c को लैम्डा लिख देता हूं। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम चलते हैं वापस हमारी ओरिजिनल इक्वेशन की तरफ। f of x plus y is equal to fx into fy। कुछ सब्सटीट्यूट करेंगे x और y की जगह। क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? मोस्ट ऑफ द केसेस में वो 0 से हमारा काम चल जाता है, कभी कभी 1 सब्सटीट्यूट करना पड़ता है, बहुत ही एक्सेप्शनल केस में कुछ और सब्सटीट्यूट करना भी पड़ सकता है, वो आप ऑन द स्पॉट सोचोगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। हम सब्सटीट्यूट करेंगे x और y को 0, f ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी 0 और 1। नाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प अस इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो y इक्वल टू लैम्डा e रेज टू पावर 3x तो ऑलरेडी आ गया है। पहला केस, इफ f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू 0 के लिए y भी 0 है। अगर मैंने x को 0 सब्सटीट्यूट किया, y भी 0 है, मतलब 0 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू e रेज टू पावर 0 विच इज लैम्डा इंटू 1। सो दिस गिव्स लैम्डा इक्वल टू 0। मतलब एक फंक्शन तो हो गया अपना y इक्वल टू 0, जो कि ऑब्वियसली इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी f ऑफ 0 की? f ऑफ 0 इक्वल टू 1। तो x को 0 सब्सटीट्यूट किया, y 1 है, मतलब 1 इक्वल टू लैम्डा इंटू 1। सो यहां से लैम्डा इक्वल टू 1 आ गया। सो दिस फंक्शन नाउ इज y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 3x। ये हो गया भाई आंसर। ये हमने सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को मेथड 1 से। मेथड 2 से मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, लेकिन हम सिर्फ इस स्टेप तक सॉल्व करेंगे क्योंकि उसके बाद का जो प्रोसेस है वो तो इंटीग्रेशन वाला है, दोनों में सेम रिजल्ट आएगा। अब देखो एक चीज समझो, यहां पर इस पॉइंट के बाद जो भी पूरा गेम है ये इंटीग्रेशन पे डिपेंड करता है। इंटीग्रेशन अभी तक हमने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। सो आई विल कीप द क्वेश्चंस रिलेटिवली ऑन द सिंपलर साइड, जिनमें सिर्फ उसी लेवल का इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो जो कि बेसिक आपको पता होता है।
Let's talk about the second method, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसमें क्या करते हैं कि जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम x को एज कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो मैं करूंगा इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब x को हम ट्रीट करेंगे एज कांस्टेंट। तो भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? अब हम x को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट है, सो ये एज इट इज रहेगा fx, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया ये। ठीक है भाई, अब हम करेंगे y इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया f डैश x, f डैश 0 fx, f डैश 0 की वैल्यू है 3, तो f डैश x इक्वल टू 3 टाइम्स fx आ गया, जो कि ये रहा। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो सेम टू सेम एज इट इज। आगे बढ़ते हैं भाई, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो दोनों ही मेथड से, ऑब्वियसली 15 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है दोनों मेथड से, वो सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। जिन लोगों ने सिर्फ एक मेथड से सॉल्व किया है, देख लीजिए भाई। ऑब्वियसली आई नो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन इज बेटर मेथड, बट पहले हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी वाली डेफिनेशन से। अब मैं एफ एक्स नहीं लिखूंगा, मैं एफ ऑफ एक्स प्लस 0 लिखूंगा भाई, फॉर द सेम रीजन जो हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या है? ये लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस 2xh माइनस 1। y की जगह h है ना यहाँ पर, और यहाँ पर y की जगह क्या है? 0। 2 इंटू एक्स इंटू 0 बोले तो 0 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय h फॉर hen। अब जब ये मैं ये ब्रैकेट खोलूंगा तो एफ एक्स कट गया, माइनस वन कट गया, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज these 3 terms in the numerator। अब देखो भाई, ऐसा है कि हम चीजों को थोड़ा सा सेपरेट आउट कर लेते हैं, ये इस तरीके से। ये h को मैं 0 प्लस h लिख सकता हूं, देन दिस एक्सप्रेशन विल बिकम f डैश 0। यहां पर h से h कटा तो 2x आ जाएगा f डैश x के इक्वल। f डैश 0 की वैल्यू क्या दे रखी है भाई? 5। इंटीग्रेट किया तो f डैश x का इंटीग्रेशन मतलब fx विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं प्लस c। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भूल मत जाना, आंसर गलत हो जाएगा। चलिए अब c की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x और y दोनों को इस एक्सप्रेशन में हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसके हिसाब से x को यहां पर 0 सब्स्टिट्यूट किया तो c की वैल्यू क्या आ गई? 1। आंसर तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, फिर से लिख देते हैं। क्लियर विद दिस? अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन से। पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, ऑब्वियसली ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। fx का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। 2x एज इट इज रहेगा बिकॉज वो तो कांस्टेंट है। y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 1। अब मैं y को पटक देता हूं 0, और f डैश 0 क्या है? क्वेश्चन में दे रखा है 5 के इक्वल है। और यही चीज
यहां पर भी आई थी। इसके आगे तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट ऑब्वियसली अपने को करना है और वो सेम ही रहेगा। भावनाएं समझ में आ रही है भाई यहां तक के? चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 15 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है? वैसे तो मैं ये बात बोल चुका हूं कि मेथड 1 कंपेयर टू मेथड 2 के थोड़ा लेंदी है, पर यहां पर मेथड 1 ट्रिकी है। जो मेथड 1 है उसमें क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये वाला एक्सप्रेशन आता है। जो अभी तक दो क्वेश्चंस करे हैं उसमें जो डेफिनेशन क्वेश्चन में दे रखी है वो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है। तो हमारे डिफरेंशिएबिलिटी वाले एक्सप्रेशन में भी प्लस आता है और यहां पर भी ये प्लस है, तो चीजें आसान हो गई। यहां पर क्या है भाई, मल्टीप्लीकेशन, तो एडिशन को आप अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन में। अब इन दोनों में से मैं x कॉमन निकाल रहा हूं। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज x इंटू 1 प्लस एच बाय एक्स। अब ये बन गया मल्टीप्लीकेशन। यहां पर x की जगह x है, y की जगह 1 प्लस एच बाय एक्स। y की जगह h बाय एक्स नहीं है, 1 प्लस एच बाय एक्स है। ध्यान दीजिएगा भाई, गलती से भी गलती नहीं हो। और इस x को लिखता हूं मैं x इंटू 1। अब इस एक्सप्रेशन के हिसाब से ये चीज क्या बन जाएगी, एफ एक्स से एफ एक्स कटा, यहां पर ये 1 से ये 1 कटा, इस माइनस एक्स से ये माइनस एक्स कटा, और यहां पर जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो x इंटू 1 और इधर x इंटू 1, वो चीज भी कट गई। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज, यहाँ पर f ऑफ 1, यहाँ पर x इंटू एच बाय एक्स इज h, और यहाँ पर ये माइनस एच बाय एक्स। ये सब कुछ था f डैश x के इक्वल ऑब्वियसली h अपॉन h 1 माइनस h बाय x अपॉन h इज माइनस 1 बाय x। ठीक है भाई, अब यहां पर देखो हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अगर h टेंडिंग टू 0 है तो h बाय x इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0। लेट h बाय x इज t, t टेंडिंग टू 0, और यहां से h आ गया x इंटू टी के बराबर, और ये 1 माइनस 1 बाय एक्स तो एज इट इज। अब ये जो क्वांटिटी है ना, ये x को छोड़कर ये जो एक्सप्रेशन है f ऑफ 1 प्लस टी माइनस f ऑफ 1 अपॉन t वेयर t इज टेंडिंग टू 0, दिस विल बी f डैश 1। सो ये हो गया f डैश 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2, इंटीग्रेट करेंगे, c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x और y दोनों को 1 सब्स्टिट्यूट कर दो इस एक्सप्रेशन में। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज, यहीं के सॉल्व करते हैं, x और y दोनों को 1 सब्स्टिट्यूट किया, f ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 1, यहां पर x को 1 सब्स्टिट्यूट किया, सो c आ गया 0, fx आ गया ln x प्लस एक्स। अब इसको अपन करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन से सॉल्व। विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पर चेन रूल लगेगा भाई, ध्यान दीजिएगा।
अभी तक के जब भी एडिशन वाली चीजें थी हमने y को 0 सब्स्टिट्यूट किया था। यहाँ पर ऑब्वियसली y को हम 0 सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर इधर दिक्कत हो जाएगी ना भाई। सो हम y को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। f-1 की वैल्यू 2 दे रखी है। पूरे एक्सप्रेशन को x से डिवाइड कर देंगे तो f' आ गया 1/x + 1, जो कि हमें यहां पर भी मिला था। इसके बाद इंटीग्रेशन एज इट इज। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।